Welcome back, student. In the e-learning platform of GS College of Commerce, I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. This lecture for BCom course in subject income tax and topic is income from salary. तो आज से हमने न्यू टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी होता क्या है ये केस मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, ये क्लियर करूंगा। और जितने भी वीडियो यहाँ से बनते हैं वो सभी के सभी बेसिक में रहेंगे। तो आप प्लीज, ये जो टॉपिक थोड़ा लेंदी है और थोड़ा बड़ा है तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझना होगा। अच्छे तरीके से जो भी वीडियो हमारे आते हैं इसके बाद के भी, तो आपको उसको सभी वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सब नोट डाउन करके रखना पड़ेगा और उसके प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी ताकि आपको जो टॉपिक है ये क्लियर हो सके। तो चलो मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपने टॉपिक के तरफ जाता हूँ। तो सबसे पहले कि इनकम फ्रॉम सैलरी होती क्या है ये आज हम समझने वाले हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी समझने के लिए एक केस मैं यहाँ पे लाया हूँ, वो आपके सामने है। तो जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी कब ये होगी, तो जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा उस केस में इनकम फ्रॉम सैलरी केस किए जाएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी का इनकम माना जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया कि एक कॉलेज है, कॉलेज कौन है, एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, जिसने क्या किया, एक एम्प्लॉय को अपॉइंटेड किया। एम्प्लॉय में कौन रहेगा, एक तो लेक्चरर या प्रोफेसर है। तो प्रोफेसर और एक लेक्चरर किसका एम्प्लॉय है, कॉलेज का एम्प्लॉय है। तो ये प्रोफेसर और लेक्चरर को जिस तरीके से सैलरी मिलेंगी वो एज अ ट्रीटमेंट किस में चले जाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर चला जाएगा। वही केस में एक यूनिवर्सिटी या बोर्ड है, तो क्या करते हैं यूनिवर्सिटी या बोर्ड, इस एम्प्लॉय को अपना पेपर बनाने के लिए या पेपर चेकआउट करने के लिए क्या कर रही है, इस यूनिवर्सिटी ने इस एम्प्लॉय को बोला कि आप हमारे पेपर चेक कर दो या हम हमारे पेपर बना दो। तो ये लेक्चरर और प्रोफेसर कहा कि ठीक है, मैं आपके क्या करके दूंगा, पेपर भी बना के दूंगा और पेपर भी चेकआउट करके दूंगा। तो इसके लिए मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो वो कंट्रीब्यूशन वो बोलती है यूनिवर्सिटी, ठीक है आपको हम कंट्रीब्यूशन देंगे। तो जो यूनिवर्सिटी के तरफ से कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो उसकी सैलरी नहीं होगी, उसको काउंट करेंगे अदर इनकम में। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी और लेक्चरर में क्या है, रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, किसका, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। ठीक है, मतलब आपको अगर सैलरी काउंट करनी है तो सैलरी काउंट करने के लिए मोस्ट यह है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता तो वो केस में आप इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर उस हेड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा पहला केस जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम सैलरी की तरफ चलते हैं। कोई सैलरी सॉल्व करने से आपको जो सैलरी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर ये 4 पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आते तो आपका सैलरी का पोर्शन भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो उस 4 पार्ट में रहता क्या है, तो वो सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो सैलरी में देर आर 4 टाइप्स इन दिस सैलरी। नंबर 1 बेसिक सैलरी, नंबर 2 अलाउंसेस, नंबर 3 परक्यूजिट एंड नंबर 4 रिटायरमेंट बेनिफिट। तो बेसिक सैलरी होती क्या है, तो बेसिक सैलरी का मतलब यह है कि जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपको बेसिकली एक सैलरी डिक्लेयर होगी, उस सैलरी को हम बेसिक सैलरी कहेंगे। तो बेसिक सैलरी में क्या आएगा, तो बेसिक पे में आएगा कि जैसे कि मान लो कि आपको 20,000 रुपए मंथली मिल रहे हैं, ठीक है, या 18,000 रुपए मंथली मिल रहे हैं। ये टॉपिक आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप किसी का एम्प्लॉय बनते हो नेक्स्ट मतलब इन फ्यूचर, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हम जो सैलरी का स्ट्रक्चर वो किस वे में रखेंगे। बेसिक सैलरी ज्यादा लेंगे, अलाउंसेस ज्यादा लेंगे, परक्यूजिट ज्यादा लेंगे कि रिटायरमेंट बेनिफिट ज्यादा लेंगे, ये आपको इस केस में समझने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के लेक्चर में बेसिक सैलरी के ऊपर। तो बेसिक सैलरी होती क्या है, तो बेसिक सैलरी ये सैलरी होती है जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर क्या करता है, पर मंथली बेस पर देता है। ठीक है, तो इस केस में हम बेसिक पे कहेंगे। जैसे कि मान लो 10,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ, इसमें सिर्फ बेसिक ही रहेगा, ना डीए ना अपना कमीशन ना कुछ। तो ये रहेगा हमारा बेसिक सैलरी। दूसरा रहेगा अलाउंसेस। अलाउंसेस का मीनिंग होता है कि अगर कोई एक्सपेंसेस करने के लिए आपको मॉनेटरी टर्म में पैसे दिए जाएंगे तो उस केस में हम अलाउंसेस कहेंगे। कि जैसे कि मान लो कि बेसिक सैलरी आपके पास कुछ है और कुछ अलाउंसेस देते हैं, जैसे कि मैं बोला डेली अलाउंसेस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया। मान लो मैं एक कॉलेज का क्लर्क हूँ
और मुझे यूनिवर्सिटी में जाने आने के लिए क्या लगता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगता है। अभी मैं किसका काम कर रहा हूँ, कॉलेज का काम कर रहा हूँ। तो कॉलेज का काम कर रहा हूं तो जो मुझे यहां से मतलब वर्धा से लेकर नागपुर में जाने के लिए जो भी खर्चे आएंगे तो वो कौन पे करेगा, कॉलेज पे करेगा। तो अगर कॉलेज हमें अमाउंट के रूप में मॉनेटरी के फॉर्म में अगर पेमेंट करती है तो उस केस में हम अलाउंसेस कहेंगे। ठीक है, इसका डिटेल हम आगे में देख लेंगे कि अलाउंसेस होते क्या है, कौन कौन से अलाउंसेस है, इसमें टैक्सेबल कौन से अलाउंस है, टैक्स फ्री अलाउंसेस कौन से, पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस कौन थे, ये भी हम यहाँ पर अलाउंसेस के केस में देखने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं। उसके बाद हम आते हैं परक्यूजिट के ऊपर। परक्यूजिट का मीनिंग होता है कि इस केस में सिमिलर पार्ट रहता है बट आपको परक्यूजिट में मॉनेटरी टर्म में पेमेंट नहीं होती है। तो वो एक फैसिलिटी अपनी एम्प्लॉय के लिए एक फैसिलिटी देती है, तो उस केस में हम परक्यूजिट कहेंगे। जैसे कि मान लो कि आपके रहने के लिए घर नहीं है, तो आपके रहने के लिए घर नहीं तो कंपनी ने क्या कर दिया, एक क्वार्टर आपके लिए बना दी, मतलब क्या है, उसकी फैसिलिटी आपके लिए दे दिए, तो उस केस में हम परक्यूजिट कहेंगे। तो वो क्या रहेगा वो भी हम आगे में डिटेल पढ़ने वाले हैं कि परक्यूजिट कौन कौन से रहते हैं, उसमें टैक्स फ्री कौन से है, टैक्सेबल कौन से, ये भी हम यहाँ पर परक्यूजिट के केस में देखने वाले हैं। उसके बाद आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का मीनिंग होता है कि आपको रिटायर होने के बाद जो भी बेनिफिट काउंट होंगे, जो भी बेनिफिट मिलेंगे वो सभी के सभी रिटायरमेंट बेनिफिट के केस में चलेंगे। तो ये भी हम आपको यहाँ पर देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं बेसिक सैलरी के ऊपर कि बेसिक सैलरी होती क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करती है। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम आज के ये वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और जो भी चीजें मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा वो सभी चीजें आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखनी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी के केस में सबसे पहले ईयर रहेगा, एक रहेगा प्रीवियस ईयर और सेकंड रहेगा असेसमेंट ईयर। तो पहले तो बात करते कि प्रीवियस ईयर होता क्या है और असेसमेंट ईयर होता क्या है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है, तो भी मैं आज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर ये रहेगा जिस ईयर में आप सैलरी अर्न करेंगे वो रहेगा आपके लिए प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप सैलरी पर टैक्स काउंट करेंगे या टैक्स देंगे वो रहेगा आपका असेसमेंट ईयर। तो हमारे लिए इस साल के लिए जो प्रीवियस ईयर रहेगा वो कौन सा रहेगा, 2019-20, और असेसमेंट ईयर हमारे लिए रहेगा 2020-21 कि जिस ईयर में हम चल रहे हैं वो कौन सा ईयर है, असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर में हमने सैलरी को अर्न किया है, सैलरी हमने कमाई है, उस ईयर को हम क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर। तो चलो, तो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको दो बातें जरूरी रखनी है बेसिक पे में कि आपको सैलरी कब मिल रही है। ठीक है, मंथली सैलरी मिलेंगी पर सैलरी मिलने का जो डेट है वो कब है। अगर आपकी सैलरी, इफ सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ, जिस मंथ में आप सैलरी कमा रहे हैं उसी मंथ में अगर लास्ट डे ऑफ सैलरी मिलती है तो आप सैलरी को काउंट करेंगे कैसे, तो सैलरी इनकम फ्रॉम अप्रैल टू मार्च बिकम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो कब से कैलकुलेट करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर टू 31 मार्च के काउंट जो भी मंथ रहेंगे उस मंथ में आप क्या करेंगे, सैलरी को काउंट करेंगे। ये हो गया पहला। क्या बोला मैंने कि जब भी आपकी सैलरी होंगी ड्यू होंगी कब, उसी मंथ, जिस मंथ में आपने सैलरी अर्न की है उसी मंथ को, अगर लास्ट डे को अगर सैलरी आपको अर्न होती है, लास्ट मंथ के लास्ट डे को आपको अगर सैलरी मिलती है तो उस केस में आपका पीरियड जो रहेगा सैलरी कैलकुलेट करने का वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो 31 मार्च को क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरी केस में यहाँ पर बताया है बी में, इफ सैलरी इज ड्यू ऑन 1st डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब जिस मंथ ने आपने सैलरी ली है, जिस मंथ ने आपने सैलरी कमाई है और नेक्स्ट अगले मंथ में आपको 1 तारीख को अगर सैलरी मिलती है तो उस केस में अगर आपको सैलरी काउंट करनी है, क्या सैलरी का कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए हमने बोला है कि सैलरी इनकम फ्रॉम मार्च टू फेब्रुआरी बिकम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इस केस में आप सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1 मार्च 2019 से लेकर 29 फरवरी 2020 तक आप क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे। तो ये हो गया आपका बेसिक सैलरी। उसको एग्जाम्पल के तौर से भी आप समझने वाले हैं कि एक एग्जाम्पल भी लेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये बातें क्लियर हो चुकी है कि
सैलरी का मतलब क्या है, जिस केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है उस केस में हम क्या करेंगे एज ए सैलरी, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी ट्रीट करेंगे और उसका कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंडर करेंगे। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता तो उस केस में हम इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर में उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये सबसे पहले जरूरी बात है जो आपको समझनी है। दूसरे केस में मैंने आपको बोला कि सैलरी समझने के लिए 4 बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। देयर आर 4 टाइप्स इन दिस पर्टिकुलर सैलरी। नंबर 1 इज बेसिक सैलरी, नंबर 2 इज अलाउंसेस, नंबर 3 इज परक्यूजिट और नंबर 4 इज रिटायरमेंट बेनिफिट। तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने बोला कि आज हम कौन सा सैलरी कैलकुलेट करने वाले हैं, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी है। तो उस केस में आपको पहले तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर याद रखने हैं, वो हमारे लिए हर साल सेम ही रहेगा तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। बट आपको ये देखना है कि सैलरी कब मिल रही है। जिस मंथ हमने सैलरी को अर्न किया उसी मंथ के लास्ट डेट को मिल रही है, तब हमारा पीरियड क्या रहेगा सैलरी कैलकुलेट करने का। और अगर वो सैलरी जिस ईयर में हमने, जिस मंथ में हमने सैलरी अर्न किया है, अगर उसके अगले दिन मतलब अगले महीने के 1 तारीख को अगर हमें सैलरी मिलती है तो उस केस में आपको जो पीरियड मैंने बताया वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहले केस में हमारा पीरियड क्या रहेगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, और दूसरे केस में हमारा पीरियड क्या रहेगा, 1 मार्च से लेकर 29 फरवरी तक ये हमारा पीरियड रहेगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते, मतलब इसको एक एग्जांपल के तौर से समझ में लेते ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल आपको इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेंगे वहां पर देख लीजिए, आपको एग्जांपल मिल जाएगा। एग्जांपल में बताया है श्री रघुनाथ ज्वाइन द सर्विस ऑन फर्स्ट नवंबर 2010 इन द फॉलोइंग पे स्केल। ठीक है, तो उसके लिए जो पे स्केल देने वाले हैं तो फॉलोइंग पे स्केल देने वाले हैं, जैसे कि 8,500 डैश 13,500, इसका मीनिंग क्या होगा, 8,500 13,500, इसका मीनिंग होता है कि आपको बेसिक सैलरी जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तब कितने मिलेंगी 8,000। उसके बाद 500 का हर साल आपके लिए क्या होगा, इंक्रीमेंट रहेगा। इंक्रीमेंट का मीनिंग आपकी सैलरी बढ़ जाएंगी 500 से, तो कहा था 13,500 तक आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाली है हर साल। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया है कि 8,000-500-13,500 इंक्रीमेंट क्या है, वो इंक्रीमेंट है। देयर आफ्टर फॉर द एम्प्लॉय विथ ऑन 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर कैलकुलेट द बेसिक पे फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। ठीक है, तो हमारे लिए तो 2 केस हमें यहाँ पर दी है। इफ सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ एंड फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे हमने सैलरी का कैलकुलेशन करना है। तो सैलरी का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर हमें जो स्केल गिवन है, कब से 8,000 से हमें ज्वाइनिंग हो रही है तो 8,500 का इंक्रीमेंट मिलेगा, और इंक्रीमेंट मिलने कब मिलेगा, तो 1 जुलाई एवरी ईयर या ईच ईयर, और कहां तक बढ़ने वाला है 13,500 तक हमारा ये स्केल रहने वाला है। तो चलो यहाँ पे हमने एक चार्ट बना लिया, उस चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो मान लो हमने क्या कर दिया, ईयर यहाँ पर मेंशन कर दिया और यहाँ पे बेसिक पे पर मंथ का हमने मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने कब ज्वाइन की, 1 नवंबर 2010, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 नवंबर 2010। तो जो हर एवरी जुलाई को हमारी सैलरी का क्या होने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला है। तो ये सैलरी जो रहेंगी कहाँ तक चलेंगी, 30 जून 2021 तक। तो कितना पे मिलेगा हमें, 8,000। उसके बाद 1 जुलाई 2011 से लेकर 30 जून 2012 तक कितने हो जाएंगे, 8,500। तो उसके बाद जुलाई से जून तक कितना हो जाएगा, 9,000, 9,500, 10,000, 10,500, 11,000, 11,500, 12,000, 12,500। तो हमारी जो डेट है यहाँ पे क्लोज होने वाली है, क्योंकि हमारा जो ईयर है कौन सा है, तो हमारा ईयर शुरू होगा, प्रीवियस ईयर है हमारे लिए 2019 से लेकर 2020 तक हमारा क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर रहेगा। और ये जो हमारा लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है, तो इस केस में हमने क्या बोला है कि हमारा जो मंथ रहेगा कब से शुरू होगा,
अप्रैल से लेकर कब तक 31 मार्च तक हमारा क्या रहेगा, ईयर काउंट रहेगा। तो हम मानते हैं कि हमारा जो ईयर है कहां से स्टार्ट होगा, हमारा जो ईयर होगा वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2020, यहाँ पे आ जाएगा 2019। 1 अप्रैल 2019 से लेकर टू 31 मार्च 2020 तक हमारा क्या रहेगा, ईयर रहेगा। तो इस केस की हमें क्या निकालनी है, सैलरी निकालनी है। तो हमारा जो ईयर है, पहले तो यहाँ पर 1 जुलाई 2018 से लेकर 31 जून 2019 तक है। इसका मीनिंग जो हमारे 3 मंथ रहेंगे, कौन से, अप्रैल, मई और जून, इस केस में हमें सैलरी कितनी पे मिलेंगी, 12,000। और उसके बाद जुलाई से लेकर मार्च तक कितनी सैलरी मिलेंगी, 12,500। पहले इसमें 12,000 और दूसरे इसमें 12,500। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ईयर रहेगा कब से, 1 अप्रैल से लेकर टू 1 अप्रैल 2019 से लेकर टू 30 जून 2019 तक कितने मंथ होते, 3 मंथ। कितने मंथ हो जाते, 3 मंथ। ओके। और उसके बाद जो हमारा दूसरा टप्पा रहेगा कब से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जुलाई 2019 से लेकर टू 31 मार्च 2020 तक कितने महीने काउंट होंगे, 9 मंथ। फर्स्ट इसमें हो गए हमारे कितने मंथ, 3 मंथ, और सेकंड इसमें हो गए हमारे कितने मंथ, 9 मंथ। ये हमने अलग अलग क्यों कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि हमारा सैलरी का जो पे आउट है वो अलग अलग है। 30 जून 2009 तक का सैलरी पे हमारे लिए अलग है, और ये मतलब 1 जुलाई से अलग है। तो ये हमने 2 मंथ काउंट कर दिए। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितने मंथ है, 3 मंथ। तो 3 मंथ में हमें सैलरी कितनी पे हो रही है, 12,000। यहाँ पर देखो ये ईयर में मतलब 1 अप्रैल 2000, ये जो हमारा ईयर है 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2000 जून, कौन सी ईयर में कैलकुलेट हो रहा है, ये ईयर में कैलकुलेट हो रहा है। और ये ईयर में हमारी सैलरी कितनी है, बेसिक पे 12,000। ओके। और तो यहाँ पे इसलिए कितने लिखा हमने, 12,000 इंटू कितने, 3। और दूसरा जो है वो कितना है, जुलाई से लेकर तो मार्च तक, मतलब ये ईयर में काउंट होगा, उसका बेसिक पे कितना है, 12,500। 12,500 कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 36,000। और यहाँ पे मतलब हमारा बेसिक पे हो जाएगा, बेसिक पे कितना हो जाएगा टोटल, 0,05841 1,48,500। ये हो जाएगा हमारा बेसिक पे। कौन से ईयर, अगर आपको सैलरी लास्ट डे ऑफ ईच मंथ मिलती है तो। दूसरा केस हमारे लिए बी पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि हमें कब सैलरी मिल रही। तो दूसरे केस में बोला है फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ है, सॉरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फर्स्ट डे को सैलरी मिल रही है, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर इस केस में अगर सैलरी मिलती है तो आप कौन से डेट से काउंट करते हो अपना प्रीवियस ईयर, तो 1 मार्च। इस केस में आप क्या करते हैं, 1 मार्च 2019 से लेकर टू 29 फरवरी 2020 तक आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 29 फरवरी 2020 तक आप काउंट करेंगे। तो 1 अप्रैल मतलब 1 मार्च टू 30 जून तक कितने मंथ हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 1 मार्च 2019 से 30 जुलाई 2019 तक कितने मंथ हो जाएंगे, 4 मंथ। और दूसरा जो कैलकुलेशन रहेगा कहां से, 1 जुलाई, ये हो जाएगा जून। 1 जुलाई 2019 से लेकर टू 29 फरवरी
2020 तक कितना कैलकुलेशन हो जाएगा 8 मंथ का। कितना कैलकुलेशन हो जाएगा 8 मंथ का। ये क्यों लिया? क्योंकि हमें रूल में बताया है कि अगर आपकी सैलरी लास्ट डे को मिलती है तो आपको सैलरी कब से काउंट करनी है? 1 अप्रैल से काउंट करनी है। अगर आपकी सैलरी 1 डे को मिलती है नेक्स्ट मंथ के, तो आपको क्या करना है? मार्च से काउंट करना है। इसलिए हमने मार्च से यहाँ पे काउंट कर दिया और यहाँ से अप्रैल से काउंट कर दिया। ठीक है, तो मार्च से लेकर कितने मंथ हो गए? 4 मंथ। तो हमारी बेसिक सैलरी इस मंथ में कितने हो जाएंगे? पहले इसमें 12,000 मिलेंगी टोटल 4 मंथ और 12,500 मिलेंगी टोटल 8 मंथ। ठीक है, तो हमारे 4 मंथ के कितने हो जाएंगे? 48,000 और ये हो जाएंगे 1 लाख। कितने हो जाएंगे? 1 लाख। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1,48,000। ये हो गया हमारा बेसिक पे। बेसिक पे कितना मिल गया? 1,48,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सैलरी क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो अच्छे से ध्यान में रखिए ये स्केल को और अच्छे से काउंट कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं जाए। ठीक है, आपको ये 2 चीजें ज्यादा जरूरी है कि अगर लास्ट डे को सैलरी मिलती है तो काउंट कब से करना है? अप्रैल मंथ से। और अगर फर्स्ट डे को मतलब फर्स्ट डे नेक्स्ट मंथ को सैलरी मिलती है तो आपको कब से काउंट करना है? 1 मार्च से काउंट करना है। ठीक है, तो इस केस में दोनों भी केस हमने बेसिक पे में समझ लिए है या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझा हो तो फिर एक बार वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो भी नोट हम देख रहे हैं उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमने आज क्या पढ़ा? बेसिक पे पढ़ा। अगले वीडियो में हम अलाउंसेस को देखेंगे, अलाउंसेस को पढ़ेंगे। तो ये पूरे के पूरे केस हमारे कम से कम 6-7 वीडियो बनेंगे बेसिक पर ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा ज्यादा बड़ा चैप्टर है, इसलिए यहाँ पे इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। पर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप याद नहीं रखते तो आपको सैलरी नहीं आएंगे। तो इसको जो भी है अच्छे से चीजें ध्यान में रखो और याद रखो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।